गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशन क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर समझाने जा रहा हूं। इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। ये टॉपिक क्लास 11th में भी है, आपके ग्रेजुएशन बीकॉम, बीबीए, बीबीई और बीए प्रोग्राम में भी एक बहुत अच्छी वेटेज रखता है। आप इस चैप्टर को यदि पढ़ते हैं तो आप एग्जाम में लगभग 8 से 9 मार्क्स आराम से स्कोर कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के ऊपर। पहले समझिए डिमांड होता क्या है, ध्यान से समझिए डिमांड होता क्या है। तो देखो, डिमांड एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो एक बायर एक पार्टिकुलर प्राइस और एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में खरीदने की इच्छा रखता है। जैसे डिमांड रेफर्स टू अ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब मात्रा, विच अ बायर इज विलिंग टू बाय, यानी खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। देखो सीधी सी बात है, अगर आपके पास सामान खरीदने की इच्छा ही नहीं है तो वो डिमांड थोड़ा ना कहलाएगा। आदमी की जब इच्छा करेगी, विलिंगनेस आएगी, तभी वो सामान को खरीदने के लिए रेडी रहेगा। विलिंग टू बाय एट अ पार्टिकुलर प्राइस, ये ध्यान रखना, सिर्फ विलिंगनेस जो होता है वो डिमांड के लिए काफी नहीं है। सीधी सी बात है, मेरी इनकम है 20,000 रुपये, तो अगर मैं इवन डिमांड कर रहा हूं BMW या मर्सरीज की, तो इसको हम डिमांड नहीं करेंगे। बेशक मेरे अंदर विलिंगनेस है, मेरा बड़ा मन है कि मेरे पास एक मर्सरीज बेंज हो या मेरे पास BMW कार हो, बट मेरी परचेजिंग पावर उस कार के लिए मैच नहीं कर रहा। तो यहां पर याद रखिएगा, विलिंगनेस के साथ साथ परचेजिंग पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एंड इन अ गिवन टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड भी एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। समझिए मेरी बात, कई ऐसी चीजें हैं जो एक दिए गए समय में इनकी डिमांड अलग होती है और वही टाइम अगर दूसरा हो तो यहां डिमांड अलग हो जाती है। जैसे मैं बात करता हूं दिल्ली की, अगर दिल्ली में बात करें जून जुलाई के टाइम पे जो आइसक्रीम की डिमांड होती है, वो सेम डिमांड दिसंबर जनवरी के टाइम पे नहीं होती, क्योंकि जून जुलाई में गर्मी होती है, इस दौरान आइसक्रीम की डिमांड ज्यादा होती है। लेकिन वही जनवरी और दिसंबर के दौरान काफी ठंड पड़ती है और उस दौरान लोग आइसक्रीम की इच्छा कम करते हैं। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो एक जो डेफिनेशन बनती है कि एक ऐसी क्वांटिटी जो एक बायर एक पर्टिकुलर प्राइस और एक गिवन टाइम पीरियड में खरीदने की इच्छा रख रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, डिमांड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं डिमांड दो तरह की होती है। डिमांड दो तरह की होती है, एक होता है बेटा इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है बेटा मार्केट डिमांड। अब हम शुरू करते हैं। देखो इंडिविजुअल डिमांड होता क्या है। देखिए, एक पर्टिकुलर प्राइस पे जब एक अकेला इंसान जो भी डिमांड कर रहा है, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, हम तीनों को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करेंगे कि गिवन पीरियड, गिवन प्राइस पर ए ने क्या डिमांड किया, गिवन प्राइस पर बी ने क्या डिमांड किया, गिवन प्राइस पर सी ने क्या डिमांड किया। इन सब को हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज ब्रेड 20 रुपए का है। ब्रेड की प्राइस क्या है बेटा, 20 रुपए। ब्रेड की प्राइस क्या है बेटा, 20 रुपए। 20 रुपए में ए ने शायद 10 यूनिट्स ली। ये जरूरी नहीं है कि बी भी 10 यूनिट ले, बी हो सकता है उसके घर में परिवार ज्यादा है तो वो 12 यूनिट्स खरीद रहा है, ठीक है, और सी माइट बी 20 यूनिट्स खरीद रहा है। तो ये इंडिविजुअल कैटेगरी में आएंगे, यानी एक गिवन प्राइस पर एक इंडिविजुअल बायर कितनी डिमांड कर रहा है, इसी को हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। बट जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड होता है, यानी एक गिवन टाइम में एक गिवन प्राइस पे मार्केट में सभी लोग यानी ऑल कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहे हैं कलेक्टिवली, इसी को हम मार्केट डिमांड कहते हैं। जैसे इंडिविजुअल की बात किया तो ए 10 यूनिट ले रहा था, बी 12 यूनिट्स ले रहा था और सी जो था वो 20 यूनिट्स ले रहा था। लेकिन अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट डिमांड का मतलब क्या है, 20 रुपए की कीमत पे, 20 रुपए की कीमत पर मार्केट डिमांड क्या है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी सम ऑफ ऑल डिमांड। सम ऑफ ऑल डिमांड लिखा है ना, देखो
It refers to the quantity of a commodity that all consumer का मतलब A, B और C तीनों मिलकर एक गिवन प्राइस पर जो भी डिमांड कर रहे हैं, इसी को हम मार्केट डिमांड कहते हैं। जैसे 20 रुपए की प्राइस पर A ने कितना किया 10, B ने कितना किया था 12 और C ने कितना किया था 20, यानी ओवरऑल टोटल आपकी मार्केट डिमांड थी बेटा 42 यूनिट्स। तो ये 42 यूनिट्स जो हैं इसी को हम मार्केट डिमांड कहेंगे। दोबारा ध्यान से समझिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है एक आदमी, सिंगल पर्सन एक गिवन प्राइस पर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में क्या डिमांड कर रहा है, उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। पर मार्केट डिमांड का मतलब होता है एक गिवन प्राइस पर अलग अलग इंडिविजुअल्स जो भी डिमांड कर रहे हैं उन सब का टोटल मार्केट डिमांड कहलाता है। होप सो आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसके नोट्स बनाना चाहते हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके आप ये सब चीजें कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड में वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब कारक तत्व, यानी अगर इन चीजों में यदि बदलाव आएगा तो ऑब्वियस सी बात है बायर अपने डिमांड में भी चेंजेस लाएगा। मतलब यदि इन चीजों में यदि कोई चेंजेस आते हैं तो बायर की डिमांड भी इफेक्ट करेगी, यानी या तो शायद वो डिमांड ज्यादा करेगा और हो सकता है कि वो डिमांड कम करे। चलिए इन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। डिमांड को इफेक्ट करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये है प्राइस। डिमांड को इफेक्ट करने वाला यानी प्रभावित करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है बेटा प्राइस। ये सिंपल सी बात है, जनरली है कि प्राइस में और डिमांड में जो होता है वो होता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अर्थात कीमत और डिमांड में हमेशा अपोजिट रिलेशन पाया जाता है। यानी यदि कीमत बढ़ेगी डिमांड कम होगा, इसी तरह यदि कीमत घटेगी डिमांड बढ़ेगा। अभी समझिए, जैसे एक हफ्ते पहले टमाटर की जो प्राइस थी वो लगभग 80 पर केजी या 70 पर केजी था। अब जैसे ही टमाटर की प्राइस कम हुई 40-50 के अराउंड, तो बायर ने क्या किया, जहां वो टमाटर 1 केजी या 1.5 केजी खरीदता था उसने सडनली टमाटर की डिमांड बढ़ा दी। तो ये होता है बेटा, प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती है और प्राइस जैसे ही बढ़ता है बायर डिमांड क्या करता है बेटा, कम कर देता है। ये यूनिवर्सल पॉइंट है। अगला आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पहले समझिए रिलेटेड गुड्स होती क्या है। रिलेटेड गुड्स वो कैटेगरी होती है गुड्स की जिसमें एक चीज की प्राइस में चेंज दूसरी चीज की डिमांड को इफेक्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिसिटी एंड एयर कंडीशनर। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली हो जाए, मान लीजिए सरकार ने बिजली के रेट्स बढ़ा दिए, ऑब्वियस सी बात है लोग एसी की डिमांड कम करेंगे क्योंकि एसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है। तो अगर आप एसी खरीदोगे तो आपके लिए एसी को रखना महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पे बिजली और एसी रिलेटेड गुड्स में आएंगे। रिलेटेड गुड्स का मतलब अगेन बता रहा हूँ कि एक की प्राइस दूसरे की डिमांड को इफेक्ट करेगा। यानी एक की प्राइस में अगर चेंजेस आएंगे ऑटोमेटिकली दूसरे की डिमांड अपने आप इफेक्ट करेगी। चलिए मैं आपको बताता हूं रिलेटेड गुड्स जो होती है वो आम तौर पे दो तरह की होती है। रिलेटेड गुड्स जो होती है वो आम तौर पर दो तरह की होती है। एक होता है बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी कहलाती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ध्यान से समझिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फर्क समझिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स हैं जो आप एक की जगह दूसरे का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक। और एक एग्जाम्पल देता हूं बेटा, जेल पेन एंड बॉल पेन। ये सब सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाती हैं। इसमें अगर ये नहीं मिला तो आप इसकी जगह दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज आपको एक डॉक्यूमेंट साइन करना है और आपके पास बॉल पेन नहीं है, तो अगर आपके पास वहां जेल पेन मार्केट में मिल रहा है तो आप जेल पेन को भी वहां यूज कर सकते हो। तो ये क्या कहलाते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स डिमांड को कैसे इफेक्ट करती है, ध्यान से समझना। मान लीजिए अगर चाय की कीमत बढ़ जाए तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है कॉफी, कॉफी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर चाय की कीमत कम हो जाए तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है कॉफी, उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी। सर समझाओ कैसे? देखो सिंपल सी बात है, चाय महंगी हो गई तो बायर क्या करेगा? वो चाय नहीं खरीदेगा। तो अगर वो चाय नहीं खरीदेगा तो क्या खरीदेगा? ऑब्वियस सी बात है, कॉफी खरीदेगा। अगर चाय महंगी होती है तो इनडायरेक्टली अब आपको कॉफी सस्ती पड़ेगी। तो आप चाय की कीमत बढ़ते ही चाय पीना छोड़ देंगे या कम करेंगे, तो ऑल्टरनेटिवली आप कॉफी पीना शुरू कर देंगे। यानी चाय की कीमत बढ़ते ही लोग धीरे धीरे कॉफी की डिमांड बढ़ाने लगेंगे। इसी तरह यदि चाय की कीमत कम होती है, इफ प्राइस ऑफ टी फॉल्स, तो लोग अब चाय की डिमांड बढ़ा देंगे। इवन जो कॉफी पीने वाले लोग थे अब वो भी चाय पीनी शुरू कर देंगे, क्योंकि अब चाय खरीदना क्या पड़ रहा है? सस्ता पड़ रहा है। तो चाय की कीमत कम होते ही ऑटोमेटिकली कॉफी पीने वाले लोग चाय पीने लग जाएंगे और कॉफी की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने महिलाओं का जो ट्रैवलिंग था वो फ्री कर दिया डीटीसी में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेट्रो में वुमेन ट्रैवलिंग कर रही थी वो सडनली कम हो गया। सीधी सी बात है ना, जहां मेट्रो में आप 50-100 रुपए दे रहे हो फेयर, वही डीटीसी में आपको फ्री में मिल रही है ट्रैवलिंग। वो तो हुआ ना कि अब डीटीसी फ्री होने की वजह से अब मेट्रो का किराया लोगों को महंगा लग रहा था, लोगों का मतलब महिलाओं को। तो अब उन्होंने सडनली डीटीसी की डिमांड करनी शुरू कर दी, क्योंकि डीटीसी की प्राइस डाउन हुई थी। समझ में आ गया? तो इन सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, एक की प्राइस अगर बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी। जैसे पेप्सी अगर महंगी हो गई तो कोक की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अब लोग पेप्सी की बजाय कोक पीना शुरू कर देंगे। सिमिलरली अगर पेप्सी की प्राइस कम होगी तो कोक पीने वाले फिर पेप्सी पीनी शुरू कर देंगे, तो कोक की डिमांड भी अपने आप कम हो जाएगी। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? ये वो गुड्स हैं, दोज पेयर ऑफ गुड्स विच आर यूज्ड जॉइंटली। यानी इनको एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है बच्चों। एक के बिना दूसरा किसी काम का नहीं है, दूसरे के बिना पहला किसी काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कार एंड पेट्रोल, टी एंड शुगर, सॉक्स एंड शूज। ये कुछ एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री के। यानी अगर ये है तो ये है, इसके बिना इसका भी कोई काम नहीं। जैसे कार और पेट्रोल, अगर पेट्रोल नहीं हुआ तो आप कितना भी महंगा गाड़ी रखोगे उस गाड़ी का कोई यूज नहीं है। पेट्रोल उसी तरह, अगर गाड़ी आपके पास नहीं है तो पेट्रोल कितना भी सस्ता हो तो भी आपके लिए पेट्रोल की प्राइस कोई मैटर नहीं करती। ध्यान से समझिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, अगर एक की प्राइस बढ़ती है, जैसे चाय और चीनी, अगर चाय की कीमत बढ़ जाए तो चीनी की डिमांड जो होगी बेटा वो कम हो जाएगी। उसी तरह अगर चाय की कीमत कम हो जाए तो चीनी की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। समझिए इसको, सीधी सी बात है बेटा। अगर चाय महंगी हो गई तो लोग चाय नहीं पिएंगे, और जैसे ही लोग चाय नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली चीनी की डिमांड कम होगी। जब चाय नहीं पियोगे तो चीनी का क्या करोगे? तो चाय की डिमांड जैसे ही कम हुई, लोग चीनी भी खरीदना कम कर देंगे। ध्यान से समझिए, चाय महंगी हुई, लोगों ने चाय खरीदनी कम कर दी, ऑटोमेटिकली इसने चीनी की डिमांड को कम कर दिया। यहां चीनी की प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, बट चाय महंगी होने की वजह से लोग चीनी अब कम खरीद रहे हैं, क्योंकि चाय नहीं बना रहे तो चीनी की डिमांड अपने आप कम हो गई। उसी तरह जब चाय सस्ती होती है तो लोग चाय ज्यादा खरीदते हैं, और चाय घर में अगर ज्यादा बनेगी ऑटोमेटिकली चीनी की डिमांड भी बढ़ेगी।
इसका एक एग्जांपल मैं और लेता हूं आपको, कार और पेट्रोल। अगर मान लीजिए गाड़ी सस्ती हो गई, लोग ज्यादा कार्स खरीदेंगे, पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। गाड़ी सस्ती हुई, पेट्रोल की प्राइस वही थी, बट क्योंकि गाड़ी सस्ती हो गई, लोगों ने गाड़ियां ज्यादा लेनी शुरू कर दी, तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। और जैसे ही गाड़ियां महंगी हो जाए तो लोग पेट्रोल की डिमांड कम करेंगे, क्योंकि अब लोग कम गाड़ियां खरीदेंगे, गाड़ियां कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, अब आपने देखा सब्स्टिट्यूट में एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड भी बढ़ रही है, एक की प्राइस घटने से दूसरे की डिमांड भी घट रही है। अर्थात यहां पर कौन सा रिलेशन चल रहा है? डायरेक्ट रिलेशन। और यहां पे उल्टा है, एक की प्राइस बढ़ेगी दूसरे की डिमांड कम होगी, एक की प्राइस कम होगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी यहां पे कौन सा चल रहा है बेटा? इनवर्स रिलेशन। ठीक है, चलिए अब आगे हम सिर्फ ये दो फैक्टर नहीं है, और भी कई फैक्टर हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके जो मैंने लिखा है आप इसको उतार लीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एग्जाम में आपको बड़ी मदद मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, फैक्टर्स वो चीजें होती हैं जो डिमांड को इफेक्ट करती हैं। पहला फैक्टर क्या था? प्राइस। यानी प्राइस कैसे डिमांड को इफेक्ट करता है? आपने पढ़ा था सर, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर क्या था? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें दो गुड्स थी, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ थर्ड पॉइंट इज इनकम। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत बच्चे ये कहते हैं सर इनकम में क्या समझना? सर सीधी सी बात है, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी डिमांड घटेगी। बिल्कुल सही बात है, पर ये नॉलेज या ये जो ज्ञान है ये अधूरा है। ठीक है, ध्यान से समझिए, जब भी इनकम की बात आती है तो यहां पर दो कैटेगरी की चीजें होती हैं। जब भी इनकम की बात आएगी दो कैटेगरी की गुड्स होंगी। पहला होगा बेटा नॉर्मल गुड्स, इनको हम अच्छी वस्तुएं कहते हैं, और दूसरा होता है बेटा इंफीरियर गुड्स, यानी घटिया। सर मतलब इंफीरियर का मतलब घटिया होती है? देखो बेटा, इंफीरियर की क्वालिटी नॉर्मल के कंपैरेटिवली डाउन होती है, बट ये ऐसा नहीं है कि ये घटिया होता है, लोग इसको भी यूज करते हैं, बट यस नॉर्मल के कंपैरेटिवली इनकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, नॉर्मल गुड्स का मतलब है टोन्ड मिल्क, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, नॉर्मल गुड्स का मतलब है फुल क्रीम मिल्क, और वही इंफीरियर का मतलब होता है टोन्ड मिल्क। समझिए, फुल क्रीम का मतलब जिसमें मलाई वगैरह होता है, फैट कंटेंट ज्यादा होता है। इंफीरियर का मतलब टोन्ड होता है, इसमें कोई मलाई वगैरह नहीं जमती। और आसानी से तुम्हें समझाता हूं, नॉर्मल गुड्स में आता है देसी घी, ठीक है, इंफीरियर गुड्स में आता है डालडा, वो जो वेजिटेबल घी होता है। तो यहां पर यही होता है कि नॉर्मल गुड्स की जो क्वालिटी होती है वो इंफीरियर के कंपैरेटिवली अच्छी होती है, या इंफीरियर की जो क्वालिटी होती है वो नॉर्मल गुड्स के मुकाबले थोड़ी खराब होती है। जैसे अगर अब आदमी की इनकम बढ़ेगी, अगर आदमी की इनकम बढ़ेगी तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ा देगा, यानी अब वो अच्छी चीजें ज्यादा खरीदेगा। अब वो अच्छी चीजें क्या करेगा बेटा? ज्यादा खरीदेगा। और यहीं पर अगर आदमी की इनकम कम हो जाए तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या कर देगा बेटा? कम कर देगा। वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या कर देगा? कम कर देगा। अब इंफीरियर की बात करते हैं, जो घटिया क्वालिटी की होती है, इनकी क्वालिटी इसके कंपैरेटिवली कम होती है। अगर आदमी की इनकम ज्यादा होगी तो वो इस तरह की गुड्स की डिमांड कम करेगा, और अगर आदमी की इनकम नहीं है तो वो इस तरह की चीज की डिमांड बढ़ा देगा। सीधी सी बात है, अगर उस आदमी के पास, और एक एग्जांपल लेता हूं और अच्छे से शायद समझ में आ जाए। नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है जैसे बासमती राइस, जैसे बासमती राइस, और इंफीरियर का मतलब है लो क्वालिटी राइस, जो नॉर्मली लोग खाते हैं। अब सीधी सी बात है, जब आदमी की इनकम ज्यादा होगी वो लो क्वालिटी राइस क्यों खाएगा? वो बासमती खाएगा, तो ऑटोमेटिकली लो क्वालिटी राइस की डिमांड कम होगी। लेकिन अगर आदमी के पास पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, तो अब बासमती वो अफोर्ड कर नहीं सकता, तो मजबूरी में उसको लो क्वालिटी राइस खरीदना पड़ेगा, यानी इनकम कम होते ही इस तरह के चावल की डिमांड बढ़ जाएगी। और जैसे ही आदमी के पास ज्यादा पैसा आएगा वो इस तरह की चावल की डिमांड
कम करके बासमती पे स्विच हो जाएगा। इसलिए इनकम बढ़ने पर इस तरह की क्वालिटी की गुड्स जो है, इंफीरियर गुड्स, इसकी डिमांड कम होती है, और इनकम घटने पर लोग इस तरह की गुड्स की डिमांड बढ़ा देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जिसको सरल भाषा में रुचि और प्राथमिकता कहते हैं। अर्थात कई बार क्या होता है, हमारी कुछ प्रायोरिटीज होती है। हमारी क्या होती है बेटा? कुछ प्रायोरिटीज होती है। जैसे आपका एक डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, उनकी दवाइयाँ आपको बहुत आसानी से सूट कर जाती हैं, यानी वो जो इलाज करते हैं उससे आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। अब आपकी प्रायोरिटी मिस्टर ये डॉक्टर हैं, अब इनकी प्राइस ज़्यादा होने पर भी लोग इनकी डिमांड कम नहीं करेंगे। जैसे अगर आपके घर में आपके जो दांत हैं या आपके जो मसूड़े हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उसको एक पार्टिकुलर टूथपेस्ट ही इफेक्ट करता है, तो अब आप क्या करोगे? चाहे उस टूथपेस्ट की, जैसे कॉलगेट आपके लिए बेस्ट है, आपके दांतों को वही सूट करता है, आप कॉलगेट के अलावा कोई दूसरा पेस्ट करते हो तो मुंह में इन्फेक्शन आ जाता है। तो अब यहाँ कॉलगेट कितना भी महंगा हो जाए, आप इसकी डिमांड कम नहीं करोगे, क्योंकि आप कॉलगेट की प्रायोरिटी ले रहे हो। ठीक है? तो अगर आप किसी भी गुड्स की प्रायोरिटी करते हो या प्रेफरेंस देते हो तो डिमांड हमेशा ज़्यादा रहेगी, और अगर आप किसी चीज़ के प्रेफरेंस नहीं करते तो डिमांड हमेशा कम रहेगी। जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है और हमारे इंडिया में ये माना जाता है कि सावन के महीने में नॉनवेज थोड़ा खराब माना जाता है। तो अब क्या है कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो अंडा या चिकन कितना भी सस्ता हो जाए आपकी डिमांड कम ही रहेगी, क्योंकि आप इन चीज़ों की प्रायोरिटी या प्रेफरेंस नहीं दे रहे। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को प्रेफर करते हो, अगर आप किसी चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हो तो डिमांड हमेशा ज़्यादा होगी, और अगर आप किसी को प्रेफरेंस, तो डिमांड हमेशा क्या होगी बेटा? कम होगी। ठीक है? नाउ अगला आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगला क्या आता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर आपको लगता है कि प्राइस एक्सपेक्टेड टू राइज, प्राइस एक्सपेक्टेड टू राइज, तो आप डिमांड बढ़ा दोगे। ठीक है? और आपको ऐसा लगता है प्राइस एक्सपेक्टेड टू फॉल, तो आप सडनली डिमांड क्या करोगे बेटा? कम करोगे। अगर आपको ये लगता है कि भाई इस चीज की कीमत आगे जाके बढ़ने वाली है तो आज ही उसकी डिमांड कर लोगे। ठीक है? और अगर आपको ये फील होता है कि इस चीज की कीमत आगे कम होने वाली है तो आज आप उसकी डिमांड नहीं करोगे, आप जब प्राइस कम होगा तब आप इसकी डिमांड करोगे। सपोज मोदी जी आते हैं, कहते हैं मित्रों अगले महीने से सिलेंडर 100 रुपये और महंगा हो सकता है। अब आपको लगा यार नेक्स्ट मंथ से तो सिलेंडर 100 रुपये और महंगा होने वाला है, तो आप क्या करोगे? इसी महीने जहां आपके 2 सिलेंडर की खपत थी, आप 2 से ज़्यादा की डिमांड करोगे, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट मंथ से सिलेंडर थोड़ा कॉस्टली होगा, तो आज ही आप सिलेंडर मंगा लेंगे। तो ये समझिए कि प्राइस अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में महंगा होने वाला है तो डिमांड आप आज बढ़ा देते हो, और यही गुड्स अगर आपको ये लगता है कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू या इसकी प्राइस कम हो जाएगी तो आप आज उसकी डिमांड कम करोगे। बोला यार जब सस्ता होगा तब खरीदेंगे। तो यहाँ समझिए कि अगर आपको ये लगता है कि प्राइस राइज होने वाला है यानी कीमतें बढ़ने वाली है तो आप इसकी डिमांड बढ़ा देते हो। अगर आपको ये लगता है कि कीमतें कम होने वाली है तो आप इसकी डिमांड कम कर दोगे। ठीक है बच्चों? चलिए, हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये सारे फैक्टर्स जो थे वो इंडिविजुअल डिमांड के थे। मैंने बताया ना इंडिविजुअल डिमांड वो होता है जो एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर प्राइस पे करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे वो फैक्टर्स जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अभी हमने पढ़ा था वो फैक्टर्स जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अब हम उन फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं। समझिए, जो इंडिविजुअल डिमांड वाले फैक्टर थे वो मार्केट में भी आते हैं, पर मार्केट में इंडिविजुअल के अलावा 2 या 3 फैक्टर्स और ज्यादा होते हैं। समझो, मार्केट डिमांड को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसमें सारे इंडिविजुअल वाले तो आते ही हैं,
इसके अलावा ये 3 फैक्टर्स और आते हैं। समझो, मार्केट डिमांड को इफेक्ट करने वाले वो सारे फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल को कर रहे हैं, जैसे प्राइस था बेटा, रिलेटेड गुड्स था बेटा, इनकम थी बेटा, टेस्ट था बेटा, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन था। ये तो थे ही थे, ये इसमें भी आएंगे, पर इसमें इनके अलावा ये 3 एक्स्ट्रा और आ जाते हैं। एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच इफेक्ट्स मार्केट डिमांड अदर देन इंडिविजुअल डिमांड। तो आप उसमें इनको छोड़कर जो 3 एक्स्ट्रा थे वो बताने पड़ेंगे। अगर एग्जाम में ये पूछता है कि बताओ वो फैक्टर्स जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं, तो आपकी जो भी इच्छा कर रही है इन 8 में से लिखने की, आप कोई भी 3 या 4 बता देना। चलिए, तो इनके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, प्राइस, रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। जो अलग था वो मैं आपको बता रहा हूं। नाम से ही पता चल रहा है, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज का मतलब पॉपुलेशन का जो मात्रा है, यानी कि वेटेज कितना है, ज्यादा पॉपुलेशन है या कम पॉपुलेशन है। कॉम्पोजिशन का मतलब पॉपुलेशन में बने किस तरह से, कितने बच्चे हैं, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं। अब अगर मैं बताऊं, अगर पॉपुलेशन का साइज अगर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी ज्यादा होगी, और पॉपुलेशन का अगर साइज कम होगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी कम होगी। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए इंडिया में डिमांड भी ज्यादा होती है। इसी तरह इंडिया की पॉपुलेशन कम है तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी कम होगी। अब दूसरा आता है कॉम्पोजिशन का। कॉम्पोजिशन, अगर आपकी पॉपुलेशन में मेल ज्यादा है, जैसे इंडिया की बात करें या एशियन कंट्रीज की बात करें, तो इन एशियन कंट्रीज में फीमेल के कंपैरेटिवली मेल की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। पर अगर आप रशिया की तरफ जाएंगे तो वहां नंबर ऑफ फीमेल्स इज मोर एज कंपेयर टू मेल। तो अगर फीमेल की पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो पॉपुलेशन अगर फीमेल का पार्ट ज्यादा है तो कॉस्मेटिक्स की डिमांड ज्यादा होगी। अगर फीमेल की पॉपुलेशन कम है तो कॉस्मेटिक्स की डिमांड कम होगी। इसी तरह अगर आपकी पॉपुलेशन में बच्चे ज्यादा हैं तो फास्ट फूड की डिमांड ज्यादा होगी, और आपकी पॉपुलेशन में बड़ों की संख्या ज्यादा है तो फास्ट फूड की डिमांड कम होगी। ये कॉम्पोजिशन मैटर करता है और ये साइज मैटर करता है। अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा, नंबर ऑफ पर्सन्स ज्यादा है आपके देश में, डिमांड ज्यादा होगी। नंबर ऑफ पर्सन्स यदि कम है तो डिमांड कम होगी। नेक्स्ट आता है सीजन। सीजन का मतलब मौसम, ठीक है। अगर ये फेवरेबल सीजन है तो डिमांड ज्यादा होगी, अगर ये अनफेवरेबल सीजन है तो डिमांड कम होगी। जैसे अगर हम एप्पल की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, एप्पल की बात करें, तो फेवरेबल सीजन यानी ठंड के टाइम पे डिमांड ज्यादा होगी, अनफेवरेबल सीजन में डिमांड क्या होगी बेटा, कम होगी। तो जब फेवरेबल सीजन होता है डिमांड ज्यादा होती है, अनफेवरेबल सीजन में डिमांड कम होती है। और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अम्ब्रेला, छाता, रेनकोट। अगर फेवरेबल सीजन है यानी रेनी सीजन है, बारिश का मौसम है, तो रेनकोट के लिए फेवरेबल सीजन होता है, यहाँ पे डिमांड ज्यादा होती है। और बारिश का मौसम नहीं है, गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे केस में रेनकोट की डिमांड कम होती है क्योंकि ये उसके लिए अनफेवरेबल है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये समझो होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है कि कैसे इनकम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे इनकम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जैसे 2 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है बेटा इक्वल और एक होता है बेटा अनइक्वल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है बेटा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमॉन्ग पॉपुलेशन। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। आपको एक फैक्ट बताता हूं, इंडिया की टॉप 10% पॉपुलेशन हमारे देश की इनकम का लगभग 50% अपने पास रखी हुई है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। चंद लोगों के पास बहुत सारा संपत्ति है, तो ऐसे होने पर जिन लोगों के पास संपत्ति है या परचेजिंग पावर है या धन है वही डिमांड करेंगे, और जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग डिमांड कम करेंगे। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डिमांड क्या होती है, कलेक्टिवली कम होती है, क्योंकि यहाँ
सिर्फ वही डिमांड करते हैं जिनके पास पैसा होता है। बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहां इनकम सभी लोगों में बराबर बांटी जाती है। पॉपुलेशन के बीच में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इक्वली होता है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से हर आदमी के पास पैसा पहुंचा, और हर आदमी के पास पैसा पहुंचने की वजह से डिमांड जो है हर आदमी करता है। हर आदमी के पास पैसा है, हर आदमी के पास परचेजिंग पावर है, तो सिंपल सी बात है, हर आदमी डिमांड करेगा। तो यहां पर डिमांड जो है वो ज्यादा पाई जाती है। समझे मेरी बात? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में चंद लोगों के पास पैसा पहुंचता है। सिंपल सी बात है, सपोज एक कंपनी है या एक परिवार है जिसमें राम है। राम ने 10,000 अपने चारों बेटे में इक्वली बांटे, ठीक है। मान लीजिए राम ने अपने चारों बेटों में इनकम 10,000 जो है वो इक्वली बांट दी, 2500, 2500, 2500, 2500। तो यहां चारों के पास पैसा है, चारों की परचेजिंग पावर है, चारों लोग डिमांड करेंगे। बट अगर राम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, यानी बड़े बेटे को वो 10,000 में से 9,000 दे देता है, छोटे बेटे को 1,000 देता है, बाकी दोनों को छोड़ देता है, तो सीधी सी बात है किनके पास पैसा है? बड़े बेटे के पास, तो सिर्फ डिमांड बड़ा बेटा करेगा। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे जिन लोगों के पास पैसा होता है वही डिमांड करते हैं, इसलिए इस तरह की इकोनॉमी में डिमांड कम पाई जाती है। जहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ सभी लोगों के पास बराबर पैसा पहुँचता है, इसलिए इस तरह की इकोनॉमी में डिमांड इस तरह की इकोनॉमी के कंपैरेटिवली ज्यादा पाई जाती है। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, साइज, सीजन और डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों अब डिमांड अभी खत्म नहीं हुआ, डिमांड अभी बहुत बड़ा टॉपिक है। अब इसके आगे का जो भी हिस्सा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में इसका बचा हुआ पार्ट करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय।